बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ये अबाउट द ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग थ्योरी क्या है, वो किस तरह से परफॉर्म करता है। ये सारी की सारी बातें जो आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर शामिल हैं, तो इसको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, यहाँ हम एक पिक्चर डिस्प्ले कर रहे हैं। बेसिकली एक डोमेस्टिक एसी जनरेटर है, जो कि आमतौर पे आप लोगों ने घरों में या मार्केट्स के अंदर देखा हुआ होगा कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो इस वक्त ये हमारे काम आता है। इमरजेंसी बैकअप भी आप इसे कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली है क्या, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन में देखिए जरा आप कि दैट एन एसी जनरेटर is a machine that converts mechanical energy into the electrical energy. एसी जनरेटर आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी मशीन है जो कि क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। यहाँ अपनी बात याद रखना है कि बेसिकली ये जो जनरेटर होता है, कमर्शियल जनरेटर हमारे पास अवेलेबल है, ये जो डोमेस्टिक जनरेटर, इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका इंजन। यहाँ पे ये देखिए आप कि आपको नजर आ रहा है कि ये पार्ट जो इसके फ्रंट पे नजर आ रहा है, बेसिकली ये जनरेटर का इंजन है। दैट इज जस्ट लाइक दैट, जो कि आपके पास मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के इंजन होते हैं, वैसा तरह का ये हमारे पास एक छोटा इंजन है। बेसिकली इसका काम क्या है, टू रन द शाफ्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेसिकली मोटर है या इंडक्टर आप इसे कह सकते हो। इसके अंदर आपके पास जो कॉइल है वो रन करती है और उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। तो उस शाफ्ट को ड्राइव करने के लिए हमारे पास ये इंजन है। तो इंजन के पास कौन सी एनर्जी होगी, क्योंकि मूविंग पार्ट्स हैं तो इट विल हैव द मैकेनिकल एनर्जी। अब इस इंजन के पास मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आती है, तो हम कहेंगे कि ये जो ऊपर पेट्रोल टैंक है, जब हम इसके अंदर पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल हैज द केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी आपका ये जो इंजन है, जब ये उसको बर्न करेगा, जलाएगा, तो उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। वो मैकेनिकल एनर्जी फिर जब जाएगी उस शाफ्ट के पास, वो शाफ्ट रन होगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उससे फिर आपके पास वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दर हकीकत आपके पास एसी जनरेटर सिंपल क्या है कि एक ऐसी मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। और मैकेनिकल एनर्जी उसके पास कहाँ से आती है, कि हम उसको प्रोवाइड करते हैं केमिकल एनर्जी से। तो नेक्स्ट वी हैव हियर that electrical generators are used to fulfill the electrical energy requirements। कि बेसिकली हम इन्हें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, और पर्टिकुलरली एट लार्जर स्केल। फॉर एग्जांपल मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताया भी था कि इस वक्त दुनिया भर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है, वो जो कमर्शियल हमारे पास एसी जनरेटर्स हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, वही प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी को हम इस वक्त सारी दुनिया के अंदर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है जी अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द एसी जनरेटर। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रीवियस जो हमारे टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा था अबाउट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, यहाँ क्विक इसका रिव्यू दोबारा से हम ले लेते हैं कि दैट व्हिच स्टेट्स दैट द नेगेटिव time rate of change of magnetic flux passing through a coil is equal to the average EMF induced in the circuit, which states that the negative time rate of change of magnetic flux passing through a coil is equal to the average EMF induced the circuit। Very simple, जो हम पीछे कॉन्सेप्ट ले चुके हैं कि जब किसी भी कंडक्टर के लिए या कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है, तो उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है इंड्यूस्ड
ईएमएफ। तो यही बात हम यहाँ भी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को मूव करवाएंगे या फिर कंडक्टर को स्टेशनरी रख के हम मैग्नेट को मूव करवाते हैं। जो बड़े जनरेटर होते हैं उनमें ये हमारे पास ज्यादा इजियर वे होता है कि आपके पास जो कॉइल्स होती हैं, जिन्हें हम फील्ड कॉइल्स कहते हैं, वो बेसिकली स्टेशनरी होती हैं और उनके दरमियान हम एक मैग्नेट को मूव करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उन कॉइल्स के लिए, उन कॉइल्स के अंदर ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होती है। So this is the working principle of the alternating current generator. So here we have the construction, and for construction we consider the labeled diagram here. So here we have the diagram. First of all हमारे पास जो इसका part है, it's a permanent magnet. So look here, here we have mentioned the field magnet. It's a north pole, it's a south pole, and remember ये जो हमारे पास फील्ड मैग्नेट होता है ये कनकेव शेप में होता है। यू कैन सी यहाँ पे आपको नजर आ गई, ये थोड़ी सी कर्व इधर मौजूद है। तो ये कर्व अगर आप इसको एक्सटेंड करें ऊपर तक तो ये ऐसे आपके पास आ जाएगा। एंड लाइकवाइज है इसका जो साउथ पोल होगा जस्ट लाइक दैट, वो भी कर्व ही होगा। तो यहाँ ऐसे एक बड़ा कर्व आपके पास यहाँ पे आता है। तो ये हम कर्व क्यों बनाते हैं? फॉर द रीजन कि आपके पास ये जो प्लेन ऑफ कॉइल है दैट मैक्सिमम टाइम इट रिमेन्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहे ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम रहे और आपके पास मैक्सिमम ईएमएफ जो वो इंड्यूस्ड हो। So it's the first part, that is the field magnet. The second one is the coil. ये जो आपको रेक्टेंगुलर इस वक्त लूप नजर आ रहा है, यहाँ फंसे का सिंप्लीफिकेशन हमने जस्ट एक लूप लिया है। तो व्हेन वी हैव द नंबर ऑफ लूप्स हियर, वो नंबर ऑफ लूप्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? कॉइल कहलाएंगे। So we have a number of loops here are the coil, and the ends of the coils are attached with the two rings. The ends of the coils are attached with the two rings. These rings are called the slip rings. इन्हें हम जो वो slip rings का नाम देते हैं। क्यों? यहाँ पे देखिए ये आपके पास पूरे का पूरा रिंग है। It slips against या rotate against the B1, the carbon brush 1, and the S2 slip ring 2. It also rotate against the carbon brushes 2. That's a B2. तो यहाँ पे आपके पास B1 B2 के आपके पास क्या आ जाएंगे? कार्बन ब्रश आ जाएंगे। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन बेसिकली शो कर रही है किसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन को। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसे आप शाफ्ट यहाँ से नाम दिया। बेसिकली ये एक रॉड है जो कि आगे मुंसलिक होता है किसके साथ है? इंजन के साथ। जो जनरेटर का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था, इंजन के साथ जब वो रन होगा तो ये आपके पास ये शाफ्ट है वो रन होगी, और जब ये रोटेट करेगी तो साथ जो कॉइल है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी, जिसके लिए क्या होगा कि इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर सो चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स और उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो वो प्रोड्यूस हो जाएगी। नाउ लुक हियर जी, ये आपके पास यहाँ पे मोशन से कहा अपवर्ड है, मतलब यहाँ से कॉइल ऊपर जाएगी, ऐसे रोटेट होगी यूं, और यहाँ पे कॉइल की इस साइड की मोशन जब वो डाउनवर्ड हो जाएगी तो ये कॉइल आपकी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी। एंड here we have the लोड आर, जो कि क्या करेगा कि जहां पे आप जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उसको हम इसके अंदर क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। एंड इज द करंट आई दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो मेन पार्ट्स यहाँ हमारे पास क्या आ गए जी? वी हैव अ फील्ड मैग्नेट, अ कॉइल, अ पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स एंड पेयर ऑफ द कार्बन ब्रशेस। यहाँ जो कार्बन ब्रशेस है उनका क्या काम है? वो बेसिकली एक्सटर्नल सर्किट को, जो इंटरनल सर्किट है आपका जनरेटर के साथ लिंक करते हैं। ये बेसिकली अटैच होते हैं किसके साथ है? स्लिप रिंग S1 S2 के साथ। तो स्लिप रिंग इनके अगेंस्ट रोटेट करते हैं तो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड होता है बिटवीन द एक्सटर्नल सर्किट एंड द इंटरनल सर्किट ऑफ द एसी जनरेटर। तो ये कार्बन ब्रशेस हम इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाई दे आर कॉल्ड कार्बन ब्रशेस? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। वो कार्बन के बने होते हैं। ओके, तो ये बात हमारे पास आ गई यहाँ तक। देन हमारे पास बात आती है थ्योरी ऑफ वर्किंग। इसकी वर्किंग कैसे होगी? इन
Most generators, the mechanical source of generator is an engine that drives the shaft after connected with armature. मोस्टली जनरेटर्स में जैसे कि आपको बताया गया, पहले मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि बेसिकली हम इंजन को यूज करते हैं और वो इंजन क्या करता है कि जो शाफ्ट होती है उसको ड्राइव करता है, उसको रन करवाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिससे उस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इंजन यूटिलाइजेस द केमिकल एनर्जी प्रोवाइडेड टू इट इन फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल और गैस। इंजन जो है वो बेसिकली केमिकल एनर्जी का यूटिलाइज करता है, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है। और केमिकल एनर्जी को कहाँ से मिलती है? वो हम उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं, डीजल, जो बड़े इंजन होते हैं, सॉरी जो बड़े आग पास जनरेटर्स होते हैं, कमर्शियल जनरेटर्स, उसके अंदर पेट्रोल की बजाय डीजल डाला जाता है, या इस तरह आग पास गैस है वो भी इस्तेमाल की जाती है। बाय बर्निंग प्रोसेस दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और फिर हम उस मैकेनिकल एनर्जी से आगे पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट करवाते हैं। देन हमारे पास बात आ जाएगी इट्स अबाउट द थ्योरी ऑफ वर्किंग, ठीक है, एंड वीडियो इलस्ट्रेशन। इसमें आपके पास थ्योरी ऑफ वर्किंग आ जाएगी, तो वीडियो इलस्ट्रेशन से अब आपने ये वीडियो इंतहाई ध्यान से सुननी है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि क्या सीन होगा, फिर आगे चल के मैं आपको वैसे इसके बारे में बताऊंगा। सॉरी,
हाँ जी, तो ये देखिए बेसिकली उसने हमें क्या किया कि हाँ, इस वीडियो इलस्ट्रेशन के अंदर हमने देखा, उसने हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि आपके पास किस तरह से एसी जनरेटर जब वो वर्क करता है, कि आपके पास जो कॉइल है वो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही होती है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है जब वो रोटेट करेगी, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट बात उसने बताई थी, जहां उसने वो आपको मेंशन किया था, ग्रीन एंड पर्पल साइड्स, उसने उसने हमें क्या बताया था कि बेसिकली आफ्टर एवरी हाफ रेवोल्यूशन, कॉइल के आधे चक्कर के बाद करंट की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। मतलब एक दफा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाएगी अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नेक्स्ट आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल बनेगा, मतलब अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो प्रोसीड होती है। तो दैट्स व्हाट इज नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट। अगर ये आपके पास थोड़ी सी इसकी थ्योरी है, इस थ्योरी को आपने देखना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to the n omega AB sin theta। इसमें n क्या है? द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करी, इसके कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 5 हैं, 10 है, 20 है, कितने हैं वो आ जाएंगे। ओमेगा द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और द एंगुलर वेलोसिटी, के किस स्पीड के साथ कॉइल आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होती है वो आ जाएगा। ए द एरिया ऑफ द कॉइल, कि कॉइल का एरिया कितना है। बी द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जो आप फील्ड मैग्नेटिक फील्ड था जिसे आपने फील्ड मैग्नेट का भी नाम दिया है, तो बेसिकली ये क्या आपके पास आ जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। एंड द साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल ए एंड बी द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू दी ओमेगा टी, तो बाकी रिलेशन वही आ जाएगा, थीटा के लिए हम ओमेगा टी को रिप्लेस कर देंगे। बट एज यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा के पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ के पास सिंपल फ्रीक्वेंसी, तो दोनों के लिए रिलेशन क्या है, तो होता है ओमेगा इज इक्वल टू दी 2 पाई एफ इनटू टी आ जाएगा। हियर E is equal to the E naught sin 2 pi f t। Now look here, ये आपके पास n ओमेगा ए बी अगर ये कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं कि रिप्लेस कर सकते हैं किससे, E naught से, एंड इट इज नोन एज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF। Similarly, for alternating current, we have the relation I is equal to the n omega AB over R। Simply हमने Ohm's law अप्लाई किया है, I is equal to the V over R। तो V यहाँ हमारे पास E की शक्ल में आ रहा है, induced EMF, और वो क्या है, n omega AB sin theta over R। R is the resistance of the coil। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, n omega AB जो कि आपके पास किसके इक्वल है, E naught के इक्वल है, E naught over R that will be is equal to the I naught, the maximum current। तो I is equal to the I naught sin theta, और थीटा के लिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 pi ft पुट कर सकते हैं। तो I is equal to the I naught sin 2 pi ft, where I naught is the omega n omega a b over r। इसे आप नवाब भी कह सकते हो याद रखने के लिए, n omega a b को हम नवाब भी कह सकते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल है, नवाब के इक्वल है। अगर हम इसे ओमेगा को w कह दें तो वो फिर आपका नवाब भी किस्म का बन जाता है, ठीक।
तो ये हमारे पास अब दो रिलेशन आ गए। ये रिलेशन आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो कि ये बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दैट इज चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो आपके पास ये वैल्यू तब्दील होगी। इसलिए ये ई जो है वो यहाँ पे क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है। एंड लाइकवाइज हियर वी हैव द इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड करंट कहलाती है। और यहाँ आपके पास ई नॉट और आई नॉट जो है वो क्या कहलाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है। ये इसका थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, आप इसको देखिएगा, आपको बुक के अंदर ज्यादा क्लियर वाज़ेह हो जाएगा ये बात। देन हमारे पास बात आती है रिलेशन विद वोल्टेज करंट। अब ये हमारे पास बात जो कि हमने वीडियो के अंदर भी देखी थी कि ये हमारे पास एक कॉइल है दैट इज दी CDEF दैट इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये ए और बी आपके पास दो स्लिप रिंग्स लगे हैं। जब आपके पास कॉइल यहाँ पे होगी स्टेशनरी, तो एट दैट टाइम नो फ्लक्स इज चेंजिंग, तो वहाँ आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जीरो होगी। जब आपके पास ये कॉइल रोटेट करना शुरू करेगी, इस पोजीशन पे आएगी, इन दैट केस जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो यहाँ पे आपके पास ये प्लेन ऑफ कॉइल आ जाएगा और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड उन दरमियान एंगल 90 का बनेगा। तो 90 के एंगल के लिए हमारे पास क्या है, जो फ्लक्स चेंज होगा या लिंकेज वो मैक्सिमम हो जाएगा एंड वी हैव द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड। सो यू कैन हियर कि आप सी यहाँ आपको पी के ऊपर मैक्सिमम ईएमएफ मिलती है। अब जब ये कॉइल दोबारा से आगे रोटेट करेगी तो ईएमएफ जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एंड व्हेन, अब ये यहाँ पे देखें ऊपर वाली साइड कौन सी थी, CD थी। अब यहाँ पे CD नीचे आ गई है, EF ऊपर चला गया है, मतलब हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो एंगल आपके पास 180 का बन चुका। तो एट एन एंगल ऑफ 180, यहाँ अब वही बात आ जाएगी कि जो आपके पास प्लेन होगा वेक्टर एरिया और जो बी है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे, तो साइन 180 जीरो होता है, इसलिए आपके पास यहाँ EMF जीरो हो जाएगी। देन नेक्स्ट कॉइल फर्दर रोटेट होगी, सीरीज साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास एंगल बन जाएगा 270 का। अगेन अब आपके पास जो फील्ड एरिया है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। जब वो डाउनवर्ड होगी तो ऐसी सिचुएशन में साइन 270 हमारे पास एंगल -1 हो जाएगा। तो यहाँ अब करंट ने क्या की कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और आपको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाके पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। एंड व्हेन द वन रोटेशन इज कंप्लीटेड, कॉइल अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ रहेगी, एंगल विल बिकम द 360 और द 0 एंड sin 360 या 0 जब वो 0 होता है तो अगेन ईएमएफ आपके पास 0 हो जाएगी। So you can see here with the passage of time it goes on changes, that's why it is known as the alternating current कि एक हाफ साइकिल में आपको पॉजिटिव पीक वैल्यू मिलती है और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर आपको नेगेटिव पीक वैल्यू जो वो मिलती है। यूं करंट अपनी डायरेक्शन को ऑल्टर कहती है, तब्दील कहती है, इसलिए इसे हम नाम देते हैं किसका, ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो दैट्स ऑल जी, ये आपके पास सारे का सारा टॉपिक था अबाउट दी